बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्लड सेल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्लड सेल्स के अलावा जो प्लाज्मा वाला टॉपिक था वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और प्लाज्मा और ब्लड सेल ये दोनों ब्लड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। बेसिकली ब्लड इन दो चीज़ों से बनी है। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं। लेकिन ब्लड सेल्स फिर यहाँ पे 3 किस्म के तकरीबन आते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा है टाइप जिसको हम सेल्स नहीं कहते, मतलब ट्रू सेल्स उसको हम नहीं कहते, जिसको के प्लेटलेट्स है, वो फिर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये जो दो है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ये दोनों बेसिकली सेल्स होते हैं, लेकिन जो प्लेटलेट है वो उसको हम सेल्स कंसीडर नहीं कर सकते, वो फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो ये ब्लड सेल्स 45% हिस्सा बनाते हैं हमारे ब्लड का टोटल, और इसमें जो सबसे पहले आता है रेड ब्लड सेल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर व्हाइट ब्लड सेल और फिर प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं कि रेड ब्लड सेल्स रेड कलर देते हैं हमारे ब्लड को, क्योंकि ब्लड का जो रेड कलर है वो बेसिकली इन रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। और रेड ब्लड सेल्स में ऐसा क्या है जो कि उसको रेड कलर देते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स में एक रेड पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है, और बेसिकली उस ही हीमोग्लोबिन की वजह से पूरे ब्लड का फिर जो कलर होता है वो रेड होता है। वो इसी वजह से क्योंकि इसमें वाटर होते हैं, तो वाटर भी कलरलेस है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कलरलेस है, तो ये सारी चीजें कलरलेस होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो रेड ब्लड सेल्स है उसका कलर होता है, तो इसी वजह से हमें सारा ब्लड वो रेड कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में तकरीबन 5 मिलियन तक होते हैं आरबीसीज। अगर हम 1 क्यूबिक मिलीमीटर का ब्लड ले लें तो उसमें तकरीबन 5 मिलियन या 50 लाख के आरबीसीज होते हैं उस छोटे से कतरे में। और उसके साथ ये बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव का मतलब यही है कि दोनों साइड से ये कनकेव होते हैं, दोनों साइड से अंदर की तरफ थोड़े से होते हैं, और उसके अलावा ये राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं, और इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ये बाइकनकेव होते हैं, साथ में राउंडेड होते हैं, और उसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और ये जो आरबीसीज होते हैं ये बनते हैं हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो कौन से बोन मैरो में बनते हैं? जो हमारे स्टर्नम का बोन मैरो है, रिब्स है और वर्टेब्रे है। स्टर्नम ये वाला बोन है हमारे जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होते हैं। जो ये सेंटर वाला बोन होता है उसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं। और उसके अलावा ये जो हमारे रिब्स है, इसके अलावा जो एक केज जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, तो बेसिकली वो रिब्स है, और पीछे जो वर्टेब्रल कॉलम हमारा होता है उसको हम वर्टेब्रे कहते हैं। तो इन स्टर्नम में, रिब्स में, और जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है इसके बोन मैरो के अंदर ये हमारे रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स की जो जिंदगी होती है वो तकरीबन 120 दिन की होती है। मतलब यही है कि जब ये प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ये 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, और उसके बाद फिर वो खुद ब खुद मर जाते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो फिर वो हमारे लिवर में, और स्प्लीन जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा होता है स्प्लीन, तो वहां पे ये जाके फिर मरते हैं। वहां पे उसकी मतलब जो ब्रेकडाउन है वो वहां पे होती है लिवर में और स्प्लीन में। 120 दिन के बाद जब उसका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर वो मर जाते हैं। इसके अलावा इसका जो फंक्शन होता है उसका एक फंक्शन यही है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं। ऑक्सीजन को कैरी करने का मतलब यही है कि मतलब लंग्स में जो ऑक्सीजन आता है बाहर से उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, और उनको फिर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स, बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स को वो पहुंचा देते हैं। तो वो जो पहुंचाने का काम होता है वो इसी रेड ब्लड सेल्स के साथ होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, मैंने बता दिया। तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं ना वो इसी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर लेते हैं खुद को। तो जब वो ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, तो जब ये मूवमेंट कर लेते हैं तो साथ में ऑक्सीजन को भी कैरी कर लेते हैं। तो आरबीसीज का फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इसके अलावा अगर इसको हम दोबारा देख लें तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं कि वो रेड कलर के होते हैं। उसका जो रेड कलर है वो रेड पिगमेंट की वजह से होता है बेसिकली, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये 5 मिलियन तक होते हैं इसकी तादाद, और साथ में ये बाइकनकेव होते हैं, राउंडेड होते हैं, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। बोन मैरो के अंदर बनते हैं, हमारा जो स्टर्नम है, रिब्स है, और जो वर्टेब्रे है उसके जो बोन मैरो है उसके अंदर ये बनते हैं। इसकी जिंदगी 120 दिन की होती है, और यहाँ पे इसका फंक्शन यही है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद जो व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं, इसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं होता, और साथ में ये इर्रेगुलर इन शेप है। इर्रेगुलर इन शेप का मतलब यही होता है कि इसका कोई हाफ शेप नहीं है। जिस तरह ये राउंडेड होते हैं तो इसका कोई हाफ शेप नहीं होता, और साथ में ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लिएटेड का मतलब यही है कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है।
इसके बाद 1 क्यूबिक मिलीमीटर में इसकी तादाद तकरीबन 7000 से लेके 8000 तक होती है। तो इसका मतलब यही है कि रेड ब्लड सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम होती है उसके मुकाबले में। और इसका जो लाइफ स्पेन है वो 7 आवर्स से लेके तकरीबन 3 डेज तक होते हैं। लेकिन कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स में ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो होती है वो तकरीबन 7 घंटों से लेके 3 दिन तक उसकी लाइफ स्पेन होती है। और इसमें इसके 5 अक़साम होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के हमारे बॉडी के अंदर 5 अक़साम होते हैं, लेकिन वो आपके बुक में नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में चले जाओगे तो फिर वहां पे उसके टाइप्स दिए गए हैं। और इसका फंक्शन है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि इम्यूनिटी हम कहते हैं कुव्वत मुदाफ़ात को, कि मतलब जो भी जरासीम हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो उनका खात्मा किया जाता है इसी व्हाइट ब्लड सेल्स के जरिए, वो खत्म होते हैं वहां से। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज होते हैं ये प्रोड्यूस कर लेते हैं अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो सारे के सारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस या हार्मफुल चीजें होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी के अंदर आती है, हमारे बॉडी के अंदर डिजीज काज कर देती है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। मिसाल के तौर पे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस, इसको हम पैथोजन कहते हैं। तो जब वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं और उसको वहां से खत्म कर देते हैं। दोबारा सुन ले, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कलरलेस होते हैं, इर्रेगुलर इन शेप है और न्यूक्लिएटेड है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में इसकी तादाद 7000 to 8000 होती है। और उसके साथ इसका जो लाइफ स्पेन है वो 7 घंटों से लेकर तकरीबन 3 दिन तक होता है। 5 किस्म के होते हैं और सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं पैथोजन के अगेंस्ट। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसी व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से है, मतलब कोई भी जरासीम अगर हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो ये उसको खत्म कर देते हैं। इसके अलावा जो तीसरा किस्म आता है उसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये प्लेटलेट्स ट्रू सेल्स नहीं है, जिस तरह ये दोनों ट्रू सेल्स है, लेकिन ये प्लेटलेट्स बेसिकली ट्रू सेल्स नहीं होते। इसको हम कहते हैं कि ये फ्रेगमेंट्स है। तो ये साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट्स है, लेकिन कौन से सेल्स के? साइटोप्लाज्म के बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं ना, उनके साइटोप्लाज्म जब वो डिवाइड होती है और उससे व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ना, तो उसके दौरान क्या होता है कि उसके दौरान वो जो फ्रेगमेंट्स है वो वहां पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वही फ्रेगमेंट्स इसको फिर हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और यही फ्रेगमेंट्स जो होते हैं या प्लेटलेट्स 1 क्यूबिक मिलीमीटर में इसकी तादाद होती है तकरीबन 15000 से लेके 4,50,000 तक ये तादाद में होते हैं। और इसका जो लाइफ स्पेन है वो 7 to 12 डेज होता है। 7 to 12 डेज के बाद फिर ये खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग में है। अब ये ब्लड क्लॉटिंग में किस तरीके से हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब यही है कि हाथ जख्मी हो जाए या पांव जख्मी हो जाए, वहां से खून निकलना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो खून खुद ब खुद रुक जाती है, तो उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होती है? मिसाल के तौर पर ये हमारा स्किन है और स्किन में ये वाला एरिया, लेट्स सपोज ये डैमेज हो गया, जख्म हो गया वहां पे, और वहां से खून बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो जब वहां से खून बाहर निकलना शुरू कर देता है तो वहां पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम फिब्रोनोजेन कहते हैं। वही फिब्रोनोजेन क्या कर लेते हैं? वही फिब्रोनोजेन प्रोटीन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। और ये कौन कन्वर्ट कर लेता है? प्लेटलेट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फिब्रिनोजेन प्रोटीन फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं प्लेटलेट्स की मदद से, और जब वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये फिब्रिन पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। तो जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो बहुत सारे दूसरे किस्म के जो सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वो भी उसके साथ जमा हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मिश बनाएगा, एक मिक्सचर बनाएगा वहां पे, और इसी तरीके से वो जगह ब्लैक हो जाएगा। तो होता किस तरीके से है कि ये प्लेटलेट इस फिब्रिनोजेन प्रोटीन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है इधर, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे सेल्स को, दूसरे सेल्स को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, वहां पे एक मिक्सचर बना लेता है, और इसी तरीके से ये रास्ता इसको ब्लॉक कर देते हैं और खून का जो बाहर निकलना है उसको बंद कर देता है। दोबारा सुन ले, प्लेटलेट्स ट्रू सेल्स नहीं है, इसको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये फ्रेगमेंट्स होते हैं बोन मैरो सेल्स के, और उसके अलावा इसकी तादाद होती है 15000 से लेकर तकरीबन 4,50,000 तक, और उसके साथ ये तकरीबन 7 to 12 डेज तक ये जिंदा रहते हैं। उसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें भी ये हेल्प देते हैं। अच्छा, ब्लड तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो कि इस ब्लड से रिलेटेड है। मतलब यही है कि वो ब्लड की डिजीज होती है, तो उन डिजीज को फिर हम कहते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स। तो ऐसे 2 किस्म के डिजीज आपके बुक में दिए गए हैं, एक है ल्यूकीमिया और दूसरा है थैलेसीमिया।
ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अब इसको ब्लड कैंसर भी हम कहते हैं क्योंकि इसमें जो WBCs होती है वो तादाद में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल अमाउंट से। कैंसर बेसिकली उस चीज को कहते हैं जिसमें जो नॉर्मल डिवीजन होती है ना सेल्स की वो खराब हो जाती है और किसी खास जगह पे वो बहुत ज्यादा तादाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं वो सेल्स, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। लेकिन ब्लड कैंसर चूंकि ब्लड के अंदर होता है तो ब्लड के अंदर जो WBCs की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा तादाद में हो जाती है। तो जब वो तादाद में बहुत ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल अमाउंट उसका तकरीबन 7,000 से लेके 8,000 तक होती है, लेकिन ये पहुंच जाती है तकरीबन 3-4 लाख से भी ज्यादा पर क्यूबिक मिलीमीटर के में वो मतलब पहुंच जाती है, 3-4 लाख से ज्यादा उसकी तादाद हो जाती है। तो जब वो तादाद में ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या कर लेते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना उनको इनगल्फ कर लेते हैं, उनकी इनगल्फिंग उसको शुरू कर लेते हैं, मतलब उसको खाते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं, उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको, और साथ साथ में RBCs पे भी अटैक कर लेते हैं और जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं उनको भी अटैक कर लेते हैं। तो जब WBCs तादाद में ज्यादा होते हैं तो नॉर्मल सेल्स जो WBCs के हैं उस पे भी अटैक कर लेते हैं, WBCs पे भी अटैक कर लेते हैं और जो प्लेटलेट्स होते हैं उस पे भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि जब RBCs पे इन पे अटैक कर लेते हैं तो उस कंडीशन में फिर इंसान को अनीमिया हो जाता है, क्योंकि अनीमिया वो डिजीज है जिसमें इंसान के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता इंसान के सेल्स को, तो उस कंडीशन को फिर हम अनीमिया कहते हैं। तो मतलब RBCs खत्म हो गए, RBCs खराब हो गए तो ऑक्सीजन RBCs कैरी कर लेते हैं, तो इसी वजह से फिर इंसान को अनीमिया हो जाता है। और उसके अलावा ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इंसान के बोन्स पे भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो बोन्स होते हैं उस पे भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बोन्स बहुत ज्यादा कमजोर होते जाएंगे और फिर वो आसानी से टूट भी सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर इंसान के ब्लड कैंसर हो गया तो उसके जो RBCs है वो भी खराब होंगे, उसके प्लेटलेट्स भी खराब होंगे, उनके बोन्स भी कमजोर होंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और होता है जिसको हम कहते हैं पुअर एब्जॉर्प्शन। पुअर एब्जॉर्प्शन का मतलब यही है कि अगर किसी को ब्लड कैंसर है या कोई भी कैंसर है लेकिन वहां पे वो तो चीजें खाएगा, उसके बॉडी के अंदर तो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल जाएंगे लेकिन उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां से वो ब्लड में शामिल नहीं होंगे, तो इसको हम पुअर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसी पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से इंसान का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा जो उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज है सब कुछ वो खराब हो जाएगा, उसका पूरा फैट्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, मसल्स वगैरह कमजोर होते जाएंगे। तो इसी तरीके से वो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। मतलब यही है कि इंसान का जो बोन मैरो होता है, क्योंकि उसमें मसला आया है तो इसी वजह से WBCs की तादाद ज्यादा हो रही है, तो अगर उस बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर ले तो इसकी वजह से इंसान की जिंदगी बच सकती है। लेकिन ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। मैं दोबारा बता देता हूं कि जो ल्यूकीमिया होता है उसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर में WBCs की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, 3-4 लाख तक वो पहुंच जाती है पर क्यूबिक मिलीमीटर में, और उसी दौरान फिर वो अटैक स्टार्ट कर देते हैं अपने जो नॉर्मल सेल्स है उस पे, RBCs पे, प्लेटलेट्स पे, और उसकी वजह से जब RBCs पे अटैक कर देते हैं तो उसकी वजह से इंसान को अनीमिया हो जाएगा, इंसान कमजोरी महसूस करेगा, कमजोर होता जाएगा, और साथ में वहां पे वो बोन्स पे भी अटैक करेगा तो बोन्स कमजोर होते जाएंगे, और साथ में पुअर एब्जॉर्प्शन का मसला आता है। तो मतलब ये है कि जो फैट्स वगैरह उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, उसके मसल्स फिर सही तरीके से नहीं बनेंगे, तो उस कंडीशन में इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होता जाएगा और एट द एंड वो उससे मर भी सकता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वजह से वो हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा जो दूसरा डिजीज यहाँ पे आता है ब्लड का, उसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। यहाँ भी जो तेला है इसका मतलब है सी और हेमिया का मतलब है ब्लड। मतलब यही है कि जो मेडिटेरियन सी के करीब लोग रहते थे पहले, उनमें ये डिजीज सबसे पहले पाया गया। तो लोग साइंटिस्ट सोचते थे कि जो लोग वहां पे रहते हैं या मतलब साहिल समंदर पे रहते हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा पाया जाता है, तो ये साहिल समंदर की वजह से हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसका नाम उसी तरीके से रखा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये डिजीज एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब यही है कि अगर ये पेरेंट्स में मौजूद होगा तो उसके बच्चों में भी ये डिजीज आएगा। इसको हम कहते हैं थैलेसीमिया। मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों में ये ट्रांसफर हो सकता है।
यहाँ पे क्या होता है इस थैलेसीमिया की डिजीज में कि जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है उसमें मसला आ जाता है, उसमें या उसकी तादाद कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन फिर सही तरीके से नहीं बनता, या फिर उसमें ऐसा मसला आता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। तो मतलब यही है कि हीमोग्लोबिन की तादाद अगर कम हो गया तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। तो जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो इसका मतलब यही है कि वहां पे इंसान के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वहां पे वो कमजोर होता जाएगा, उसके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा, उसके बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जाएगी और इंसान शिकार हो जाएगा अनीमिया का। अनीमिया एक ऐसा मतलब मसला होता है, मैंने बता दिया, कि जिसमें इंसान के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाती है और वो ऑक्सीजन उसके बॉडी सेल्स को नहीं पहुंच पाता और न रेस्पिरेशन हो सकता है वहां पे, तो वो कमजोर होता जाएगा उस कंडीशन में। और जब वो कमजोर होता जाएगा तो एट द एंड ऐसा टाइम आता है कि फिर वो इनसे इंसान मर भी सकता है। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है अगर वो हम कर दे, मतलब उस इंसान को जो कि थैलेसीमिया जिसको है वो उसको ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, तो फिर उससे वो बच सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो ज्यादा मुफीद नहीं है। उसका रीजन यही है कि इंसान के डीएनए में मसला होता है, तो अगर इंसान के डीएनए में मसला है तो फिर वो तो ठीक नहीं हो सकता बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। तो इसी वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट ज्यादा मुफीद नहीं है, लेकिन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उससे वो इंसान थोड़ा सा ठीक रह सकता है कुछ अर्से तक। अब मैं दोबारा बता देता हूं कि जो थैलेसीमिया है ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब पेरेंट्स से ये अपने बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि इंसान का जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाएंगे, साथ में वहां पे उसमें कोई ऐसा मसला आएगा जिसकी वजह से फिर वो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेंगे। तो इस कंडीशन में फिर क्या होगा कि सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब सेल के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि वहां पे इंसान कमजोर होता जाएगा और इंसान को अनीमिया हो जाएगा। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअुना वज़िदना इल्मा।